अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी मॉर्निंग। मैं हूं हुमैर अनवर और मैं हूं महर। आप सभी को सुबह बखैर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहां रह रहे होंगे खुशबाश अपनों के दरमियान खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और हुमैर, आपने वीकेंड कैसे एंजॉय किया? भाई मेरा वीकेंड थोड़ा सा मसरूफ गुजरा। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है वो हैपनिंग थी, वालिद साहब की तबीयत भी कुछ नासाज थी, तो उसमें थोड़ा सा वीकेंड जो है वो थोड़ा डाउन हो गया। लेकिन अदरवाइज आई ऑलवेज ट्राई टू कम अप हेल्दी एंड लाइव अर्ली मॉर्निंग। एग्जैक्टली। और वैसे भी सुबह ताज़ा दम होने के लिए अगर आपको सुबह सुबह चाय मिल जाए, जो कि हमें नहीं मिली है आज अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी ताज़ा दम हैं क्योंकि हमें आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को शेयर करना है। आज दुनिया भर में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जा रहा है और हर साल की तरह 27 सितंबर को पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जाता है और इसमें पैगाम ये दिया जाता है कि टूरिज्म को आम किया जाए। तमाम जो बुनियादें हैं, इंसानी हुकूक की जो बुनियादें हैं या एक इंसान की सेहत के हवाले से जो इक़दामात करने चाहिए। सयाहत जो है वो एक ऐसा अमल है जो सेहत पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, तो इसके लिए पॉजिटिविटी एक क्रिएट की जा रही है, एक मैसेज दिया जा रहा है दुनिया को। और हमें पता है साथ में आज एक थोड़ी सी एक डाउन करने वाली खबर भी है जो कि शेयर करनी बहुत जरूरी है। उमर शरीफ साहब की तबीयत फिर बिगड़ गई है और एम्बुलेंस का इंतजार किया जा रहा है। एयर एम्बुलेंस का अभी तक नहीं पहुंची है। उम्मीद करते हैं कि जल्द एयर एम्बुलेंस जो भी मुश्किलात हैं वो हल हो जाए। हाँ, लेकिन उनकी ये तबीयत डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर कम होने से खराब हो गई है, जिसकी वजह से 48 घंटे उनको इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाएगा। देन आफ्टर जो उनके डॉक्टर हैं तारिक शहाब, फिर वो डिसीजन लेंगे कि ये अमेरिका जा सकते हैं या नहीं। तो हम सब उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। साथ ही एक गुड न्यूज़ भी है कराची के लिए। जी, गवर्नर सिंध हमारे जो है उन्होंने एक बड़ी न्यूज़ सुनाई है इमरान इस्माइल ने, कि आज जो है इमरान खान साहब एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं और जो ग्रीन लाइन बसेस का जो सिलसिला है वो 10 दिनों में आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। और लेकिन यहाँ सवाल एक है महर मेरे जहन में कि वो जो कहा जा रहा था कि ड्राइवर्स को ट्रेन करने में 2 महीने लगेंगे, उसका क्या बनेगा? ये भी एक सवाल है। लेकिन बहरहाल हमारे लिए तो जितना जल्दी ट्रेन ड्राइवर मिल गया हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा महर, यहाँ पे ट्विटर की अगर बात कर लें तो ट्विटर पे भी बहुत सी चीजें जो हैं वो गर्दिश करती दिखाई दी, जिनमें सरे फहरिस्त नेशनल T20 को काफी बैश किया जा रहा है क्योंकि प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी और बहुत कम रन बनाकर आउट हो गए। खासतौर पर मोहम्मद आजम 1 रन बनाकर आउट हुए, जिस पर बेचारे क्या करते, वैसे इतना प्रेशर था ना, मैं बिल्कुल इतना प्रेशर था। अभी हम लोग इस लड़ाई बहस में पड़ गए थे न्यूजीलैंड की, तो क्या होता परफॉर्मेंस हम उनको बैश, हम तो उनको बिल्कुल बैश नहीं करेंगे। हम उनके साथ खड़े हैं, वो चाहे 0 रन पे आउट हो चाहे 2 रन पे आउट हो, हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि यहाँ पे एक खातून है ज़ैनब, उन्होंने लिखा, या अल्लाह खैर, क्या हम वर्ल्ड T20 के लिए तैयार हैं? और अगर नहीं तो फिर सिलेक्शन को दोबारा रिव्यू किया जाए। मेरे ख्याल से हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल बैश ना किया जाए। जैसा मैंने कहा कि दिमागी तौर पर परेशान थे और जाहिर सी बात है एक ऐसी परेशानी थी क्योंकि दौरा कैंसिल हुआ और प्लेयर थोड़े डीमोटिवेटेड थे। लेकिन बिल्कुल फिक्र की जरूरत नहीं, अभी वक्त है। और नेशनल T20 में अभी आगे इम्तिहान और भी हैं, और क्या, और अभी बहुत सारे मैचेस हैं। और अभी जो एक झटका लगा था ना, मेरे ख्याल से उसके साइड इफेक्ट हैं, वो ठीक हो जाएंगे। संभलते संभलते भी इंसान संभलता है ना। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। तो हम अपनी टॉप स्टोरी की जाने पड़े। जी, हम अपनी टॉप स्टोरी की जाने पड़ते हैं। और हमारी टॉप स्टोरी आज की बहुत अहम स्टोरी है क्योंकि ज़ाहिर खान साहब ने जिस तरह यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में खिताब किया, यकीनन काबिल सताइश है। हर बार दुनिया को स्टन कर देते हैं और इस बार भी उन्होंने इंडिया को जिस तरह आड़े हाथों लिया, यकीनन वो काबिल सताइश बात है। उन्होंने कहा, जी, इंडिया में जिस तरह इस्लामोफोबिया को प्रमोट किया जा रहा है, लोगों की सोचों में इस्लामोफोबिया भरा जा रहा है, यकीनन ये बहुत अफसोसनाक है। और ख़ास तौर पे कश्मीर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह इंडिया ने जबरन कश्मीर को के जो आज़ादाना राइट्स थे वो ले लिए गए और उसके साथ साथ जो इंसानी की खिलाफ वर्जी है वो भी खास तौर पर उसकी बात की गई और यकीनन वो बहुत काबिल अफसोस बात है। बिल्कुल काबिल अफसोस बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हुमैर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान जो किसी से भी कम नहीं है, जब वो UN पहुंचे तो उनका जेस्चर, उनकी पर्सनालिटी, उनका पर्सोना, उनके क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी ने जो है वो उधम मचा दिया सोशल मीडिया पर और तमाम आलमी रहनुमाओं को पीछे छोड़ दिया है। उनकी व्यूअरशिप इतनी ज्यादा हुई है, लोगों ने उनको YouTube पे फॉलो किया, उन्होंने
उन्होंने उनको यूएनए की ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉलो किया, तो एक बार फिर से जो है वो 3 साल में उन्होंने रिकॉर्ड ये बनाया अपना, और अब भी वो सबसे आगे हैं। तो क्या बात है, बहुत बहुत जबरदस्त आपने बात की। और खास तौर पे मोदी का अगर जिक्र करें, वो फिर से एक बिफरे जानवर की तरह, यानी एक जख्मी जानवर जिस तरह रिएक्ट करता है, खास तौर पर जब चोट लगती है उसे जिस तरह वो रिएक्ट करता है, वो उस तरह रिएक्ट करते हुए दिखाई दिए। और उस तरह वही इल्जाम तराशियां जो कि कन्वेंशनल एक इंडियन मिजाज है हमेशा की तरह, हाँ, उल्टा जो चोर कोतवाल को डांटे। एग्जैक्टली ऐसे हट धर्मी जो है वो उनकी कायम रही, दरोग गोई से उन्होंने बिल्कुल भी इज्तनाब नहीं बरता, इल्जाम तराशियां वो करते रहे। अच्छा, ये तमाम चीजों पर उनकी जो मबनी थी, उनका जो खिताब था, जो उनकी स्पीच थी, उससे ना कोई अट्रैक्ट नहीं हुआ। जो आलमी रहनुमा थे, जो आलमी क़यादत थी, वो उनकी जानिब मुतवज्जह नहीं हुआ, बल्कि वो हंस रहे थे। हाँ, जब वो तकरीर कर रहे थे तो वहां पर लोग जो विराजमान थे वो सब हंस रहे थे। तो ये सबसे बड़ी दलील है कि पूरी दुनिया आपका ये राज जानती है कि आप पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल जी। और इसी मौजू पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जमील अहमद साहब ने। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, डिप्लोमेट हैं, सीनियर डिप्लोमेट हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये कोई नई बात नहीं कि भारत जो है हमेशा इल्ज़ाम तराशी करता है, और अब इन मसाइल का जो हल है वो किस तरह देखते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है हर दफ़ा इल्ज़ाम तराशी दोनों जानिब से होती है, हमें भी जवाब देना पड़ता है। ज़ाहिर है हम नहीं देना चाहते उस तरह जवाब, हम चाहते हैं कि अमन की फ़िज़ा कायम रहे। इसका हल क्या है? परमानेंट सोल्यूशन क्या है इसका? नहीं, परमानेंट सोल्यूशन तो अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन इसमें है, तकरीबन 11 रेजोल्यूशन हैं। उसके मुताबिक अगर अमल किया जाए तो उसका हल तो दिया हुआ है। सिर्फ यह है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है, ये एक अलग सवाल है, उस पर बहस हो सकती है आपके प्रोग्राम में। लेकिन इससे पहले आपने जनरल असेंबली की तकारीरों का जिक्र किया। आपके नाज़रीन के लिए ये बहुत जरूरी है कि बताया जाए कि जनरल असेंबली है क्या चीज, और उन तकारीरों का क्या असर हो सकता है, या उन तकारीरों का लीगल इम्प्लीमेंटेशन, उन तकारीरों में जो बात की जाती है बड़े हकाइक के साथ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी बातें की, उस पर आती हैं भी, तो उसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जा सकता है, उसको अगर डिस्कस करेंगे तो आपके सवाल का जवाब भी वाज़ेह तौर पर आपके नाज़रीन के लिए मिल जाएगा। तो आ जाते हैं पहले कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर चैप्टर 4 के तहत बुलाई जाती है, और चैप्टर 4 के तहत ही उसके रेजोल्यूशंस पास होते हैं। और जो रेजोल्यूशन है उसमें इम्प्लीमेंटिंग कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उन्होंने कहा अगर फर्ज करने के कश्मीर में जो एट्रॉसिटी के बारे में बात करती है जनरल असेंबली, या अगर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली कोई रेजोल्यूशन पास करे जिसमें कि कश्मीर का जिक्र भी आए इन तकारीर के बाद, तो उसका भी एक दूसरा मैकेनिज्म है, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती जनरल असेंबली, क्योंकि जनरल असेंबली के पास वो पावर्स नहीं है। सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के पास चैप्टर 6, चैप्टर 7 में वो पावर्स हैं दिए हुए। चैप्टर 5 में भी तंबीह की जा सकती है ममालिक की। तो एक तो ये चीज वाज़ेह होनी चाहिए। फिर अब आ जाता है सवाल की तकारीर जो तमाम हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट करते हैं, फिर उसकी अफादियत क्या है? फिर ये बड़ा सवाल आ जाता है। उसकी अफादियत ये है कि जितने भी हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट जाते हैं वहां, वो अपने अपने मुल्क का मौक़िफ़, यानी कि जो वो बातें करते हैं तकरीबन वो उनकी फॉरेन पॉलिसी होती है, उसको वो जिक्र कर देते हैं। जिस तरह इमरान खान ने जिक्र किया और बड़े मजबूत और मरबूत तरीके से जिक्र किया उन्होंने, लेकिन क्या उन तमाम बातों की इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? मैंने आपको बता दिया कि ऐसी कोई इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क नहीं है कि जिसमें इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इल्जाम तराशी जो मोदी की तरफ से हो रही है, या जो असर्शन इमरान खान ने की, तो उसमें उन्होंने वो तमाम चिदा पॉइंट्स बता दिए जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के जो बहुत अहम कॉर्नर स्टोन हमारे फॉरेन पॉलिसी का है। मिसाल के तौर पर कश्मीर, और कश्मीर के अलावा क्लाइमेट चेंज, करप्शन के बारे में उन्होंने बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है जबकि अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर उन्होंने जिक्र किया कि 89 में जब अमेरिका गया यहाँ से इस खत्ते से अपने मामला हल करके और यूनिपोलर पावर बन गया, जब दुनिया का हमारे कंधों पे चढ़ता, तो उसके बाद वो हाथ साफ करके चला गया वो। और उसके बाद जो हम मुजाहिदीन जिनको अमेरिका ने, हमने उनको जिनकी मदद की और हमने वो जंग लड़ी यूएसएसआर सोवियत के खिलाफ, और उसके बाद वो मुजाहिदीन जब हमने ज्वाइन किया अमेरिका को दोबारा 9/11 के बाद, तो मुजाहिदीन एक्शन शुरू हुआ। जब एक्शन शुरू हुआ तो उन्हीं मुजाहिदीन ने हमारे खिलाफ जहाद डिक्लेयर कर दिया।
और जब जिहाद डिक्लेयर कर दिया तो हमारे 80,000 जाने हमारे जो है वो लोग शहीद हुए, हमारे $150 बिलियन का नुकसान हुआ। ये जिक्र इमरान खान जो कर रहे थे तो ये तो हकाइक का आईना दिखला रहे थे पूरी दुनिया को। फिर इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने पिछली तकारीर में भी किया था 2019 में, 2020 और इस दफा उन्होंने इस्लामोफोबिया को पूरा उन्होंने कोरिलेट किया है कि इंडिया में इस्लामोफोबिया किस तरह किया जा रहा है, किस तरह वहां माइनॉरिटीज के साथ। तो ये तमाम बातें जो उन्होंने जिक्र की और कश्मीर का जिक्र करते हुए सैयद अली गिलानी जो ह्यूमन राइट की बहुत बड़ी वायलेशन है कि उनकी जिस्ते को भी उनको कब्जे में ले लिया गया और इस्लामी रवायत के मुताबिक उन्हें तदफीन भी नहीं करने दी। और फिर बात यह है कि तमाम चीजों को बावर कराने का मकसद ये था कि दुनिया अक़वाम में वो सेंसिटिविटी पैदा हो, जिस सेंसिटिविटी के तहत वो अपने फॉरेन पॉलिसी को जब मुरतब करते हैं तो उनमें इस चीज का जिक्र करें। और जब वो जनरल असेंबली में दोबारा आए या सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला उठे तो हमें उस बारे में फेवर या उस बारे में बात। सर अगर हम एक ओवरऑल सिचुएशन पर अगर हम गौर करते हैं, अगर हम सिर्फ इमरान खान की स्पीच की बात करते हैं तो उनका जो स्पीच का लव्वो लबाब था वो था पाकिस्तान पर पड़ने वाले असरात, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल चल रही है, फिर तनाज़ कश्मीर सबसे बड़ा एक मौज़ूए गुफ्तगू रहा, इस्लाम फोबिया, फिर भारत की जानिब से इंसानी हकूक़ की जो वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी हो रही है उस पर उन्होंने तमाम जो आलमी रहनुमा थे उनको झंझोड़ने की कोशिश की। अच्छा, पाकिस्तान जो हर प्लेटफॉर्म पर हमेशा कश्मीर की बात करता है, अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में पेशगोइयां करता आया है, वॉर्न भी कई बार किया, तो क्या आलमी रियासतों पर इसका कोई जोर भी पड़ेगा या पड़ रहा है, या ऐसा तो नहीं कि ये आलमी रियासतें पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा कर लें? बात यह है कि दुनिया में किसी बात को मनवाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। पहला जो डिप्लोमेटिक उसमें अरीना में तरीकाकार है पूरी दुनिया में वो ये है कि आप उन ममालिक में आगही कैसे देते हैं। जैसे इमरान खान ने जो बातें की उसकी आगही इमरान खान की हद तक तो बहुत ही मजबूत तरीके से हो गई, लेकिन उन ममालिक में जहां हमारे सफारत खाने हैं उन ममालिक में क्या उसी अंदाज में इस बात को पेश किया जा सकता है कि उनकी आवाम को पता हो? जब उनकी आवाम को पता हो, उनके मीडिया के जरिए, उनकी यूनिवर्सिटीज के जरिए, उनके थिंक टैंक के जरिए, उनके बाकी जराइस के जरिए, तो जब उनके अवाम पे होगा तो अवाम का प्रेशर हुकूमत पे पड़ेगा, जब हुकूमत पे पड़ेगा तो हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी में ये फैक्टर आ जाएगा, और जब हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी में ये फैक्टर्स आ जाएंगे तो अगली सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली में उन्हें फिर इसका रिफ्लेक्शन हमें नजर आएगा। ये तरीका, और इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी। और पब्लिक डिप्लोमेसी के साथ साथ जो रवायती तरीका है यानी ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, उसके तहत हमारे मुताल्लिका एम्बेसीज और उन फॉरेन ऑफिसेज में जहां जहां हमारे एम्बेसीज है वहां जाके वो उनको कन्विंस करते हैं कि देखें ये बातें हैं, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, ह्यूमन राइट की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिसके आप सिग्नेटरीज हैं, जिसका आपने साइन किया हुआ है, तो उस सूरत में मैं मुकम्मल कर लूं तो बहुत वाज़ेह हो जाएगी। बिल्कुल। उस सूरत में जब ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, और जैसे हमारे ममालिक जितने भी बड़े या छोटे ममालिक हैं उनमें अगर हमारे सफारत खाने वहां जाके बताएंगे कि इसमें आपकी ऑब्लिगेशन है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक भी, तो उसको कहते हैं कि फॉर्मल चैनल यानी रवायती चैनल के तहत ये बावर कराया जाए। उससे फायदा ये होगा जब सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग होगी तो उसको वहां वो ममालिक उसको सपोर्ट करेंगे। आखिरी इसमें तरीकाकार है लीगल डिप्लोमेसी। लीगल डिप्लोमेसी ये है कि अब तक जितने भी वहाँ हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस पास हो चुके हैं, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो, चाहे अफगानिस्तान के हवाले से हो, चाहे किसी और हवाले से हो, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक लीगल तरीकाकार है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक कि किस तरह सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल की जाती है और किस तरह जनरल असेंबली की मीटिंग कॉल की जाती है। उस तरीकाकार से मीटिंग को बुलवाया जाए, चाहे वो OIC के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट की जाए, चाहे वो दूसरे जराये से रिक्वेस्ट की जाए, लेकिन उस तरीके से बुला के ये हैमरिंग करनी पड़ती है। डिप्लोमेसी नाम है कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी का। तो जिस तरह इमरान खान कंसिस्टेंसी के साथ अपने पॉइंट को बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से हमें अपने बाकी तमाम जराये
जो है इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग ओवरसीज पाकिस्तानी। मैं सिर्फ सफीर रहा हूँ काफी मुल्कों में, तो मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को कहता था कि सफीर तो पाकिस्तान से आता है, एक कागज के एक सफे पर उनकी ऑर्डर होती हैं और उसी सफे पर ऑर्डर होती हैं, चला जाता है। लेकिन आप लोग परमानेंट सफीर हैं पाकिस्तान के, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, और वही जो उन तमाम बातों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सर अब ये बताइएगा कि यहाँ पे एक बहुत अहम सवाल ये बनता है कि क्या मोदी साहब का जो रिएक्शन है, क्या ये कनेक्टेड है अफ़गान सिचुएशन से? क्योंकि ज़ाहिर अफ़गानिस्तान में इंडिया ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स भी कर दी थी और एकदम से इनखला हो जाना, फिर उसके बाद इंडिया को बैकफुट पे चले जाना, और ज़ाहिर है इस खिते में आइसोलेशन का भी शिकार हो गया इंडिया, क्योंकि ज़ाहिर अमेरिका था तो इंडिया को एक बहुत बड़ी सपोर्ट भी हासिल थी। अब क्या इस सारी सिचुएशन को आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है ये जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, ये कहीं और भी निकाला जा रहा है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो निकलेगा। देखिए ये तो नाकामी तो रही, और जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया ने खर्च किए थे वो भी डूब गए, और इंडिया के अहदाफ जो इंडिया अफगानिस्तान में बैठकर 16 अपने काउंसुलेट से दहशतगर्दी करवा रहा था पाकिस्तान में, उस पर फर्क पड़ा। वो कि अभी दहशतगर्दी 34 के करीब दोबारा केसेस हो गए हैं, वो अपने प्रॉक्सीज के जरिए तो काम करवा रही हैं, टीटीपी के जरिए, दूसरों के जरिए, लेकिन बहरहाल भारत का वहां से पैर तो उखड़ गए। और यूरोपियन यूनियन अपने रेजोल्यूशन में कहती है कि ये इज्तिमाई हमारी जो है नाकामी है, तमाम जितने भी नेटो फोर्सेस के वहां लोग थे, और इसमें स्ट्रेटेजिक फायदा हुआ है चाइना को और पाकिस्तान को, उन ममालिक को, खासतौर पर चाइना और पाकिस्तान का नाम दिया यूरोपियन यूनियन ने अपने मीटिंग में। तो ये बात दुरुस्त है कि वो जो हजीमत उठानी पड़ी है, खासतौर पे इंडिया और अमेरिका को भी बहुत ज्यादा हजीमत इसमें हुई है, उसकी वजह से वो ब्लेम गेम पर उतर आए हैं। इसी वजह से जब मोदी ने वहां तकरीर की, उसमें जिक्र जो किया उन्होंने, और जो मोदी की मीटिंग जो बाइडेन से हुई, उसमें भी ग्लोबल टेररिज्म का जिक्र करना शुरू कर दिया, उसमें भी वही जो हमेशा से एक बात की जाती है उसको करते रहे, और फिर कि जो 1267 के तहत जो प्रेस्क्राइब्ड लिस्ट है, जिसमें ज्यादातर अफगानिस्तान के तालिबान हैं और पाकिस्तान के हमारे कुछ लोग हैं, कि उस पर इम्प्लीमेंट करके उन पर यानी कि लीगल एक्शन किया जाए, यानी कि उनको गिरफ्तार किया जाए। फिर जो हमेशा से एक वो राग अलापा जाता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसके बारे में, और मुंबई अटैक के बारे में खास तौर पर जिक्र हुआ, ये तमाम चीजें अपने तौर पर, और फिर प्रॉक्सी वार के बारे में, तो ये तमाम चीजें जो जिक्र करने का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान पर प्रेशर लाया जाए और पाकिस्तान को स्केपगोट बनाने की कोशिश की जाए। तो ये मोदी का ये वतीरा है। हमारा काम ये है कि एज अ काउंटर मेजर हम जो इमरान खान ने बातें की हैं उसको महवर रखते हुए अपने फॉरेन पॉलिसी का जो कि महवर बन जाता है, उसको हम आगे पहल करते रहे। अच्छा सर, पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, किसी और की जंग में पाकिस्तान को सफर करना पड़ा है, हमेशा हमने देखा है। एक और चैलेंज जो है वो मुतवक्के है, और क्या कुछ पाबंदियां हो सकती हैं आने वाले दिनों में? 6 माह में पाकिस्तान पर कुछ लग सकती हैं, और अगर ऐसी कोई पाबंदियां हैं भी तो वो किन बुनियादों पर है, या फिर इसके लिए सिर्फ डराया जा रहा है इस हवाले से? नहीं, हमें गाफिल नहीं होना चाहिए। जाहिर है हमारे जो मुखालिफ कुव्वतें हैं उनकी कोशिश यही होगी कि हमें उस तरफ धकेला जाए, सैंक्शन की तरफ धकेला जाए, और इसीलिए ये जो जितनी गुफ्तगू हो रही है जो बाइडेन के साथ, कमला हारिस के साथ, और बाकी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, खास तौर पर अमेरिका और इंडिया और इन ममालिक से, तो उसमें हमें बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। हमारे भी कोई, हम अभी बिल्कुल ये बेयारो मददगार नहीं है। हमारे साथ भी दो हमारे साथ वीटो पावर की कंट्रीज हैं, चाइना और रशिया। उस लिहाज से इतना आसान उनके लिए सिक्योरिटी काउंसिल से तो रेजोल्यूशन पास कराना नामुमकिन है इन हालात में, जो भी मुखालिफ कुव्वतें हैं अमेरिका इंडिया समेत मिला के। लेकिन जो नुकसान पहुंच सकता है जो यूएस सैंक्शंस का, क्योंकि यूएस सैंक्शन का नुकसान, और अगर उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा अपना, और जिस तरह ये ग्राउंड तैयार करने की कोशिश की जा रही है, इसका एहतमाल तो हो सकता है। हमारा इसमें फर्ज ये बनता है कि हम अपनी कोशिशों, काविशों को तेज करके अमेरिका पर इस चीज का दबाव लाने की कोशिश करें कि ऐसा ना हो। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमें सुबह ज्वाइन किया,
और बहुत इन डेप्थ रिसर्च हमसे शेयर की। जाहिर सी बात है ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर बात होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और एक पॉइंट पे तो बात करनी बहुत ज़रूरी है, जो असम में रियासती दहशतगर्दी का जो मंजर एक सामने आया है वीडियो के जरिए, उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई है, और साफ वाज़े तौर पर ये देखा जा सकता है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर दुनिया के नुक्ता नज़र में जो यकसा बर्ताव का फुहदान है वो हम उस वीडियो में देख सकते हैं। तो शेम ऑन यू इंडिया इस तरह। और हुमैर, सबसे बड़ी बात ये देखें कि वो जो बंदा था जिसको गोलियां मारी गई, ठीक है, गोलियां मारने के बाद भी उनकी जो भड़ास थी वो खत्म नहीं हुई, तो किसी ने आके उनको लाठियों से मारा है। और आप हद तो ये देखें कि कोई फोटोग्राफर था जो उनका सरकारी फोटोग्राफर था, वो बाद में तस्वीरें भी ले रहा था। तो ये किस दुनिया में हम रह रहे हैं? बहुत ज्यादा अफसोसनाक वाक़या है, और इस तरह की चीजें सामने आती रहती हैं। भारत के जो मजालिम हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। ख़ासतौर पर कश्मीर की बात करें तो यकीनन ये बहुत अफसोसनाक खबर है। खैर, अब अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ें। जी बिल्कुल। और हमारी जो अगली स्टोरी है डेफिनेटली वो भी बहुत परेशान कुन हालात हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। और अगर पोल्यूशन का जिक्र करें तो लाहौर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पे अब 200 पॉइंट्स क्रॉस कर चुका है। ये यकीनन बहुत परेशान कुन हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सांस लेने में दुश्वारी, सांस के मसाइल, और डेफिनेटली अब जो आने वाला सीज़न है वो स्मॉग की तरफ लेके जाएगा। और स्मॉग जो है वो यकीनन बहुत ही खतरनाक साबित होती है इंसानी सेहत के लिए अगर बात करें। और आई रियली वांट टू ऐड समथिंग कि कराची में जो लास्ट सैटरडे की मॉर्निंग थी वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड मॉर्निंग थी, और जो ओजोन की लेयर जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और दरख्तों की कमी की वजह से, और वो दरख्त जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उनके ना होने की वजह से ये तमाम सूरत हाल हम देख रहे हैं। हुकूमत ने भी हुकूमती सतह पर बहुत दरख्त लगाने की मुहिम चलाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि उसमें कोई कमी नहीं आ सकी है। जैसे कि आपने लाहौर का जिक्र किया, हुमैर, पहाड़ी इलाकों की तरफ आप अगर चले जाएं तो आप देखें वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, वहाँ पे ठंड है, वहाँ पर आपको महसूस होता है कि आप नमी का एहसास होता है। अच्छा महर, जो आपने जिक्र किया कि ऑक्सीजन पैदा करने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि हमें इसका नॉलेज बहुत कम है। हम लोग कोनोकार्पस एक पौधा है उसको लगाते जाते हैं, जबकि वो ऑक्सीजन और वो माहौल मुखालिफ पौधा है, ये भी हमें ख्याल रखना है। और वो सांस के मरीजों के लिए खतरनाक साबित होता है। मतलब आप जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप खारिज कर रहे हैं, आप वही इनहेल भी कर रहे हैं उन दरख्तों के जरिए। जी, और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम रज़ा साहब। आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और यकीनन आप इनको टीवी चैनल्स पर देखते हैं हमेशा माहौल के बारे में बात करते हुए। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, ये बताइएगा कि 200 से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है पॉइंट्स, लाहौर का जो अब एयर पोल्यूशन इंडेक्स है वो 200 से ऊपर बढ़ चुका है। क्या कहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा होती दिखाई देती है, आने वाला मौसम भी बहुत खतरे का साबित हो सकता है। ऐसा है कि इसमें इसका जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उन्होंने एक पैरामीटर्स फिक्स किए हैं इस पे, जैसे तुमने बताया कि 200 से क्रॉस कर गया है। और चूंकि ये हर 1 घंटे के बाद जो है इसका हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स को हम देखते हैं कि अब क्या है। और एक में बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जो मैं समझता हूँ आज देखने वालों को पता लगेगी कि हर एरिया का जो एयर इंडेक्स है वो डिफरेंट होता है। यानी मतलब कि अगर मैं ऐसे स्टूडियो में बैठा हूँ तो यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ और होगा, मैं से बाहर निकलूंगा और जब मैं रोड पे जाऊंगा तो उसका कुछ और होगा। अगर वहां से मैं किसी पार्क में चला जाता हूँ जहाँ पे बहुत सराउंडेड बाय ट्रीज हैं, वहाँ कुछ और है। तो इस वक्त ये एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। और चूंकि पाकिस्तान उन तमाम मुल्कों में इसका 10 मुल्क ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि उनका जो पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई हो गया है, तो उसमें वो भी शामिल है। और ख़ासतौर पर इस वक्त कहानी लाहौर की इसलिए बात कर रहे हैं कि वहाँ पर अभी मैंने देखा था, अभी जैसे तुमने 200 बताया, तो इसका मैं बताऊँ कि 0 to 50 जब है तो ये तो बड़ा हेल्दी इसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, आइडियल कहते हैं। फिर 50 से 100 जो है वो भी चलता है, और 100 से 150 जो है फिर मॉडरेट में आ जाता है। और उसके बाद जैसे तुमने कहा कि 200 से अब बढ़ रहा है, तो फिर वो उसके बाद जो है ना फिर वो हमें खतरे का जो अलार्म सिग्नल शुरू हो जाता है और हमें खतरनाक मामले में हम दाखिल हो चुके होते हैं। तो सर ये खतरा अलार्म जो बच चुका है, एक हम अलर्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, इस खतरे को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, क्या करना चाहिए ऐसा? देखें, इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक समझता हूँ कि हमें
अपने लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। So, वही तो मसला है कि हमें अभी लोगों को पता ही नहीं है कि जो है एयर क्वालिटी होती क्या चीज है। बिल्कुल। तो जब उनको पता ही नहीं होगा तो कैसे उस पर वो अमल करेंगे और कैसे उस पर काम करेंगे, या उसके सारे रिपरकशंस या उसके बैड इम्पैक्ट्स को कैसे उसको समझेंगे। तो इसमें चूंकि ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें जो सबसे जो बेसिक चीजें हैं हम उस पर बात करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें एक तो ये होता है कि आप अपने घर में भी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे होते हैं। सही। हाउस वाइफ खाना पका रही है, उसमें से जो चीजें जल रही हैं, फिर उसके अलावा आप स्मोकिंग कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं आप, सिगरेट जो है वो भी आपके एयर क्वालिटी को डैमेज कर रहा है, उसको भी खराब कर रहा है। और इस तरीके से फिर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आ जाए, आप फिर आप आ जाएं गाड़ियों की तरफ आ जाएं। अब गाड़ियां चल रही होती हैं, वो हर गाड़ी जो है वो इमिट को वो कार्बन मोनोऑक्साइड को इमिट कर रही होती है। तो जिस तरह दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों में कार पोल का सिस्टम उन्होंने निकाल दिया है, बल्कि मैंने और वो उससे क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल एक गाड़ी चला रहा है तो वो भी गाड़ी उतना पोल्यूशन क्रिएट कर रही है जो उसी गाड़ी में 5 लोग बैठे हुए तो वो जो सफर कर रहे हैं। तो हम इस तरफ रागिब हों और ऐसी बड़ी ट्रांसपोर्ट्स को लेकर आए जिसमें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जैसे मैं बताता हूँ कि सीएनजी है, उसमें भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रिक जो इस वक्त जो है व्हीकल्स हैं, उसका बहुत गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसमें टैक्स को बहुत ज्यादा एग्जेम्पशन दें उस पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस तरह के व्हीकल्स यहाँ पर आए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो इस तरह की तमाम ट्रांसपोर्ट पे पाबंदी भी लगाई गई थी। जो बड़ी बड़ी बसेस चलती हैं उस पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन हम फिर देखते हैं कि सड़कों पर वही बसेस फिर नजर आ रही होती हैं और वो इतना धुआं निकालती हैं कि आप फिर देखें ये खतरनाक सिचुएशन हो गई क्रिएट। देखें, इसमें ऐसा है कि हमें इसकी जो बेटरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के लोग के लिए हमें जो काम करना है वो 2 एज करना है काम। अब मैं आप पूछूंगी ये 2 एज क्या चीज़ है। 2 एज का मतलब ये है कि हमें एक तो तमाम वो कवानीन बनाने हैं, नए कवानीन बनाने, पहले कानून बने हुए हैं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है और इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा सख्ती के साथ करनी है। क्योंकि देखें ये एक वो मामला है कि जिसमें आप किसी तरह भी कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। ये आपकी अपनी जान का रिस्क है। जब आपकी सेहत ही नहीं रहेगी तो मुझे बताएं कि दुनिया के बाकी अमूर किस तरह तय पाएंगे। सर ये बताएं कि आप फॉरेस्टेशन को प्रमोट करते हुए दिखाई देते हैं, हर बार आप यही बात करते हैं कि फॉरेस्ट जो है अर्बन फॉरेस्ट भी लगने चाहिए, और जाहिर सी बात है अर्बनाइजेशन बहुत बड़ी वजह है क्योंकि ज़ाहिर है कंक्रीट स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, दरख्त कटते जा रहे हैं और डेफिनेटली अब जाहिर सी बात है बिल्डिंग की ज़रूरत भी है क्योंकि आवाम और जो बढ़ती जा रही है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अब इसमें किस तरह इसको प्रमोट किया जाए क्योंकि शहरों में तो जगह नहीं है और दरख्त जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंसान लगाते हैं वो भी शायद नाकाफ़ी हैं क्योंकि ज़ाहिर है 1-2 दरख्त लगाने से ये मसला हल नहीं होगा। इसको किस तरह प्रमोट किया जाए? अर्बन फॉरेस्ट को लगाया जाए तो किस तरह लगाया जाए? जगह कम है बहुत ज़्यादा। देखें, ऐसा है कि जहाँ पे जगह मौजूद है, जैसे मैं अर्बन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जगह कम है वहाँ पर भी मैंने बहुत एक अरसे से काम कर रहा हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, अपनी जो आपकी बिल्डिंग्स हैं वो चूँकि आरसीसी पे बिल्डिंग्स बनती हैं और आरसीसी का एक फिनोमेना ये होता है कि सारा दिन जो है ना आरसीसी वो गर्मी की हिद्दत को एब्जॉर्ब करती है ना, जज्ब करती है और शाम में इसको इवॉल्व करती है, इसको निकालती है बाहर। तो उससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर राइज कर जाता है। सही। हम अर्बन एरियाज में, जैसे मैं बड़े अरसे से लोग जानते हैं, मेरे प्रोग्राम्स भी देखते रहे हैं, कि मैं कहता हूं कि आप अपने रूफ टॉप्स पे जो बैरन होती हैं, छतें हैं, उन पर आप कल्टीवेशन करें, उसमें कुछ उगाएं। इसका भी एक ऐसा फिनोमेना है कि जब कोई दरख्त 30 फुट या 40 फुट की हाइट पे जाता है तो इन्वायरमेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहा होता है वो, और वो आपके इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा होता है। अब इस वक्त जो मसला ये आ गया है कि हम जो है दरख्तों का बहुत तेजी से सफाया हुआ है हमारे मुल्क में। 4% अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट रह गया है। दरख्तों का जो काम है, देखिए मैं ये जो स्मोक है इसका जो एक नेचुरल वे है इसको खत्म करने का ये होता है कि अगर ऊपर से बारिश हो जाए जी, अगर बारिश, अब बहुत से ममालिक में जब बारिशें नहीं वहां पे आर्टिफिशियल रेन करते हैं ताकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बैठ जाए नीचे। सर यहाँ पर जो नेचुरल हो रही है रेन वो नहीं संभल रही होती, हम आर्टिफिशियल कहाँ करेंगे? हाँ नहीं, मैं उधर की बात हम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका अल्लाह ताला ने जिसकी बहुत जबरदस्त लैंड दिया हुआ है यहाँ पर, और बड़ा फर्टाइल लैंड है। तो उस फर्टाइल लैंड को जो है हमने 4 मौसम लेके बैठे हुए हम लोग।
तो इन 4 मौसमों को वो मुल्क जिनके पास जो कि 6 महीने जिनके यहाँ बड़ा हार्ड एनवायरनमेंट रहता है, क्लाइमेट होता है, उन्होंने अपने फॉरेस्ट को इंक्रीज कर लिया है। तो जब हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने में इतनी अच्छी जरखेज जमीन दी हुई है तो हमें क्या मसला है। और देखिए दरख्तों का जो काम है, दरख्तों का काम है रेन को अट्रैक्ट करना, ठीक है ना। और दरख्त जब रेन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो नेचुरली ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं दरख्त, तो आपको ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ऑटोमेटिकली गिरेगा जब जितने दरख्त पैदा होंगे। अब चूंकि अर्बन एरियाज की हम बात कर रहे हैं तो अर्बन एरियाज में भी हम जो है अर्बन फॉरेस्ट प्रमोट कर सकते हैं, जो मैं बाहर प्लेटफॉर्म पे बात करता हूं, और आप रूफ टॉप पे जो है अपनी कल्टीवेशन कर सकते हैं। सर ये बताएं कि जाहिर सी बात है अगर पंजाब की बात करें तो सिंध से ज्यादा ग्रीन दिखाई देता है पंजाब, और ऐसा है भी। अब ऐसे में ऐसी सिचुएशन में पंजाब के काफ़ी सारे शहर जिसमें फैसलाबाद भी आ जाता है, लाहौर भी आ जाता है, और भी दीगर शहर आ जाते हैं, वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्या इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा लग गई हैं या फिर इस तरह के जो बिज़नेस हैं जिनमें स्मोक का ज़्यादा अमल दखल है, इस तरह के जो कारोबार हैं जैसे भट्टी है ईंट बनाने की, और भी बहुत से बिजनेसेस हैं, क्या इनकी तादाद बढ़ जाने से ये हालात पैदा हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अब आपको मैं बताऊंगा, जैसे गुजरांवाला है, ठीक है ना, फैसलाबाद है, ये तो हब है ना, बिजनेस हब्स हैं ये। और यहाँ पर चूंकि कॉटेज इंडस्ट्रीज बहुत लग रही हैं और रेजिडेंशियल एरियाज में भी बहुत लग रही हैं। मैं आपको बताऊंगा ये नहीं है कि साइड एरिया के अलावा रेजिडेंशियल एरियाज में भी छोटे छोटे कारोबार हो रहे हैं, उसके अंदर भी जो है वो फर्नेस भी चल रहा है, उसके अंदर जो है वो धुआं भी पैदा हो रहा है। तो इसको गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली इसको लुक आफ्टर करना पड़ेगा, और उनको या तो सब आप उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करें जहां पे साइड एरियाज में जाएं, और उन तमाम पैरामीटर्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको जो कि इस तरह की एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं और एनवायरमेंटल पोल्यूशन का बाइस बन रहे हैं। अच्छा सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल, जो जब कभी हम सुनते हैं कि बारिश होने वाली है या तूफान आने वाला है, तो हम सब यही सुनते हैं कि वो तूफान जो है वो कहीं और रुख मुड़ गया तेज हवाओं की वजह से। तो ये क्या सारा सिनेरियो है? और अभी हम देख रहे हैं विंटर्स आने वाले हैं, तो इसमें जो स्मोक है वो काफ़ी अमल दखल है, बहुत सारे हम देखते हैं हादसात हो जाते हैं हाईवेज पे या लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे। तो इस सूरत हाल के हवाले से कुछ बताइए आप। देखें ये जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि जो ये तूफान जो है वो अपना रुख बदल लेते हैं, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है ना, ये तो नेचुरल फिनोमेना है। तेज हवाओं से बारिश का रुख भी बदल गया। एग्जैक्टली। अब जो दूसरा आपका सवाल आता है वो ये है कि ये जो विंटर सीजन आ रहा है इसमें हम 2 चीजों से हमें हमारा सामना करना पड़ता है। एक तो है आपकी फोग, ठीक है ना, धुंध जिसको कहते हैं, ये नेचुरल चीज है, धुंध तो नेचुरल है, ठीक है ना। वो तो आप समझ लें कि वो शबनम के पार्टिकल्स हैं या जो वाटर वेपर्स जो हैं वो टाइनी पार्टिकल्स जो हैं वो फिर इतने टाइनी होते हैं कि वो हवा में तैर रहे होते हैं। लेकिन जब ये हमारी फोग स्मोक के साथ मिल जाती है, अच्छा, तो फिर वो एक और डिजास्टर पैदा करती है। सबसे बड़ी चीज आपने बात की कि आपकी जो विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जब विजिबिलिटी कम होगी तो हादसात का बाइस बनेगी वो। राइट। हमारे हाईवेज के ऊपर जो है ट्रैफिक जैम होती है, फिर कम्युनिकेशन का एक बहुत जबरदस्त किस्म का क्राइसिस बन जाता है। और जब कम्युनिकेशन का क्राइसिस बनेगा तो आप ऑब्वियस सोच लें कि हमारी बिजनेस एक्टिविटीज कहाँ जाएंगी, जब बंदा मूव ना कर सके, उसको आगे नजर ना आ रहा हो। साइंस है ये। बिल्कुल सर, यहाँ ये एक आखिरी सवाल अगर आप हमसे शेयर करें, हम आपसे शेयर करें, तो ये बताएं कि अब इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर फ़र्ज़ करें मैं बजाते खुद दरख्त भी लगाना चाहूँ तो उसकी तादाद कितनी होनी चाहिए, जगह चले ढूंढ भी ले इंसान, तो एक इंडिविजुअल को कितनी इंटरवल्स में एक प्लांट लगाना चाहिए, ये भी ज़रा बताइएगा। देखें हमेर, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि देखें जब हम मंजिल के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे ना तो हम उस रास्ते को कम करेंगे। तो ये कभी ना सोचें, आपको अपना ड्यू शेयर डालना बहुत ज़रूरी है। और इसी अंदाज में मैं चला तो मैं देख रहा हूँ कि आज एक काफ़ी हमें रेवोल्यूशन आपको मिलता है, अवेयरनेस लोगों में पैदा हो गई, लोगों में आगाही आ गई है। तो देखें ऐसा है कि वो लोग जो अपार्टमेंट लिविंग जिनकी है वो कहते हैं कि भाई हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ आप अपने अपार्टमेंट से के सामने नजर डालें, आपको बिसाइड अपार्टमेंट आपको कोई जगह नजर आएगी, आप वहां पे दरख्त लगा लें। क्योंकि दुनिया में एक ऐसी कैंपेन हुई है जिसको हम कहते हैं थ्रो अ सीड, यानी आप कोई चीज खाकर उसके बीज को फेंक दें, आप उसको नेचुरल वे में उससे ट्रीज ग्रो कर लेते हैं। तो कहने का मकसद है इसमें कोई ऐसा ये रॉकेट साइंस नहीं है, इसको खुदारा आप लोग समझें। और हर इंसान इस
अहद की तजदीद करे। ये मानसून सीजन है इस वक्त अल्लाह की तरफ से हमें एक मॉइस्चर क्रिएट हुआ है और बड़े आसानी से हम दरख्त लगा सकते हैं। वैसे भी दरख्त लगाना तो एक सदका जारिया है, सवाब भी है, हम वैसे भी इससे फायदेमंद जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। लेकिन सर ये बताइए, वो जो एक मुहिम निकली थी दरख्त लगाओ और पाकिस्तान बचाओ, उस हवाले से कुछ बताइए कि वो मुहिम कहाँ तक पहुंची है? हाँ देखिए, मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि देखें हमने अभी पहले हमने मिलियन सुनामी की, फिर हमने बिलियन सुनामी की, तो क्या ये दरख्त जो हैं वो सस्टेन किया उन्होंने? तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देखें अगर आप एक दरख्त ना लगाएं वो बेहतर है, या आप 10 दरख्त लगाते हैं उसमें 9 दरख्त मर जाते हैं और एक दरख्त सर्वाइव कर जाता है, तो वो बेहतर है। हर लिहाज से वो बेहतर होगा जो एक दरख्त भी, तो ऐसी बात नहीं है, ये जो भी दरख्त लगाए गए इसमें से बहुत से दरख्त मरे और ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है ये भी सुन लें। क्योंकि जब आप कोई दरख्त उगाते हैं वो मरते भी हैं, वो भी होते हैं, लेकिन आप अपने कदम को मंजिल की तरफ बढ़ा रहे होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा खुशाइंद कदम था, है इमरान खान का, मैं कहता हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर का है। और ये इस वजह से आज हमारे, मैं देखता हूं, मैं बहुत आई यूज टू इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल एवरी डे, कि मैं ये देखता हूं कि लोगों में इसकी शऊर की बेदारी हुई है और बहुत तेजी से हुई है और बहुत ज्यादा हुई है। ये मुझे बताएं, अगर हम पिछले 10 साल पहले पलट जाएं तो आप यकीन करेंगे, मैंने अभी एक ग्रीन फोर्स बनवाई है जो स्कूल के लेवल पर, और मैं उसको और एक्सपेंड कर रहा हूँ कि जहां पर हम ग्रास रूट लेवल से बच्चों को अवेयरनेस दें। आज हमसे लोग पूछते हैं कि क्या हमारे मुल्क में जो है लोगों में आगाही क्यों नहीं है? इसलिए कि हमने इसको अभी तक अपने सिलेबस का हिस्सा बनाया नहीं है। अगर हम ग्रास रूट लेवल से इन चीजों की देखें, तरबियत जो है वो घर के माहौल से होती है, उसके बाद स्कूल से मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर एक जगह ये भी सवाल उठता है कि बच्चों को ही क्यों ये कहा जा रहा है कि पौधे लगाएं, बड़े क्यों नहीं? तो उस पर एक बहुत ही हमारे एक बड़े अच्छे कॉलम निगार हैं, उन्होंने लिखा कि बच्चों को देखकर शायद बड़े शर्म करें और वो भी अपना कोई पार्टिसिपेशन डालें। ये आपने बात सही की। मेरा इस पे नजरिया ये है कि बच्चों में हिपोक्रेसी नहीं होती, यानी मुनाफकत नहीं होती। मैंने जितने कैंपेन्स में की हैं और उन कैंपेन्स में मैंने बच्चों में जो आउटपुट देखा वो ये देखा कि मैंने जब एक किसी मेच्योर बंदे को एक सैपलिंग दिया, एक दरख्त की सैपलिंग दी कि जाओ उसको लगा लो, और उसके बाद मुझे दूसरे दिन फीडबैक ये देता है कि आज हमारा खड्डा खोदने वाला नहीं आया, तो आज हमारा माली गायब हो गया। और वही सैपलिंग जब मैं किसी बच्चे को देता हूँ क्लास 4 का, क्लास 5 का, क्लास 6 का, तो वो नेक्स्ट डे आके मुझे कहता है अंकल सर वी हैव प्लांटेड। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जी। गुड चेंज, चेंज इज ऑलवेज गुड। बिल्कुल जी, चेंज इज ऑलवेज गुड। और डेफिनेटली बच्चे जो हैं उनसे कोई भी काम कराया जाए तो पूरे खुलूस और पूरे ईमान के साथ करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और अगली स्टोरी की जाने पड़ा जी, और अगली स्टोरी है हमारी सेहत के हवाले से। बिल्कुल, और वो भी कनेक्टेड है एनवायरनमेंट से खास तौर पे। बिल्कुल, सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो वो भी देखें कि आप कहीं ज़्यादा खाने से आपको कुछ और मसले मसाइल तो नहीं हो रहे हैं। अगर आप कम खा रहे हैं तो देखें क्या आप अपनी बॉडी को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी एक बॉडी को नीड होती है। बिल्कुल, क्योंकि कमी और जाती दोनों नुकसानदेह हैं। अच्छा, यहाँ हम बात कर रहे हैं जी, पाकिस्तान में एक रिसर्च के मुताबिक जो हाई ब्लड प्रेशर की शरह है वो 40% से क्रॉस कर चुकी है। अब जाहिर है बहुत बड़ा नंबर है, और 40% का मतलब है कि पूरी आधी कौम जो है हमारी वो इस बीमारी में मुब्तला है। और डेफिनेटली ब्लड प्रेशर को हम बीमारी तो समझते ही नहीं, हम समझते हैं कैफियत है, हाँ एक टैबलेट ली और सही हो गए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये और बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है। यहाँ ये सवाल भी बनता है कि क्या इसको एक बीमारी भी ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली अपने डॉक्टर से पूछेंगे, और डॉक्टर से तो पूछेंगे, लेकिन आप ये देखें कि हमने आज ये स्टोरी उठाई है और हमारे पास एक इसकी मेजर एग्जाम्पल है। हमारे लेजेंड हैं उमर शरीफ साहब, उन डायलिसिस के दौरान जो है उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है और वो अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो आप देखें कि कितना असर डालता है ये ब्लड प्रेशर आपकी जिंदगी को, जो है वो आपको एक अच्छे दवाम पर भी ले आता है और आपको आखिरी दवाम पर भी ले आता है। तो ये सारी चीजें हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उज़्मा हमीद साहिबा ने, आप जनरल फिजिशियन हैं। और डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये परेशान कर देने वाले नंबर्स जो हैं 46%
ऑफ द एंटायर नेशन, जाहिर सी बात है ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत तेज़ी से फैलता हुआ दिखाई देता है और हम इसे बिल्कुल बीमारी ट्रीट नहीं करते। हम एक टैबलेट ले ली और एक चीज़ ले ली छोटी सी, चलिए भाई ठीक हो गए, तो फौरन उसको निगलेक्ट कर दिया। क्या कहेंगी इस हवाले से? बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। आजकल का जो देखिए सबसे ज़्यादा जो असर है ना वो ये कि हमने अपना जो लाइफस्टाइल है ना वो बड़ा चेंज कर लिया है। हम लोग की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हम लोगों का जो है खाने का जो तरीक़ेकार है वो दुरुस्त नहीं है, हम जंक फूड पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, या मतलब हम लोग कोई काम खुद से करना नहीं चाहते, कोशिश करते हैं कि मशीनरी लाइफ हो गई है हमारी, कोई हमारी एक्सरसाइजेज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ पे इफेक्ट करती हैं, जिसमें से एक चीज़ है कि ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर आजकल आप देखिए कि ज्यादातर हमारे नौजवानों के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। वो इसलिए है कि वो जंक फूड यानी कि वो उनका सॉल्ट इंटेक बहुत बढ़ गया है, ठीक है, उनका कोलेस्ट्रॉल का जो इंटेक है वो बहुत बढ़ गया है, जो कि जाके हमारी आर्टरीज नालियों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इन सब चीज को कवर करने के लिए हमें ये करना होगा कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आप देखें कि आजकल जो ब्लड प्रेशर है हर दूसरे तीसरे बंदे में, इवन बच्चों के अंदर भी ब्लड प्रेशर आ रहा है, ठीक है। वो स्ट्रेस लेते हैं एग्जाम्स का, या पढ़ा नहीं, या नींद पूरी नहीं हुई, या अगेन बहुत सारी चीजें वजूहात की वजह से क्या है। अच्छा, जो अगर बच्चों के अंदर ब्लड प्रेशर होता है ना तो उसमें ये होता है कोई सेकेंडरी कॉज होता है, यानी कि बच्चों के अंदर हमें थोड़ा सीरियस लेना पड़ता है कि ये कोई खुदा ना खास्ता किडनी का मसला ना हो, कोई दिल का मसला ना हो, क्योंकि इसके सारे ओवरऑल इम्पैक्ट जो है हमारी सेहत के ऊपर जा रहा होता है, पूरी हमारी बॉडी के ऊपर जा रहा होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और तासुर है कि क्या ये कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है ना? देखिए इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो ब्लड प्रेशर है इसको हमने दो कैटेगरी में इसकी टाइप अगर हम देखें, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन है और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। जब हम प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करते हैं ना, उसमें होता है कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स में रन कर रहा होता है तो ये जीन में ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, लेकिन कुछ % चांसेस है। इसी तरह से आपका लाइफस्टाइल इसमें आ गया, ठीक है, वो आपका प्राइमरी में आ गया है। लेकिन सेकेंडरी चीजें क्या होती है? सेकेंडरी का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर किसी दूसरी बीमारी की वजह से हो रहा है, जैसे कि दिल की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, या कोई चिगर की बीमारी है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है, ठीक है। तो हमें पहले ये देखना पड़ता है कि अगर ब्लड प्रेशर है तो कोई किसी दूसरी बीमारी की वजह से हो रहा है, या अपनी कोई ऐसी इशू है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ आपने कहा कि ब्लड प्रेशर की वजह से दूसरी बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर होता है, ये हमें मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या ये ब्लड प्रेशर दूसरी बीमारियों को भी जन्म देता है, जैसे कि डायबिटीज है, या फिर जाहिर सी बात है हाइपरटेंशन, टेंशन के बाद पेशेंट दूसरी बीमारियों की तरफ भी जाते हैं, तो वो कौन कौन सी बीमारियां जो पहले अटैक कर सकती हैं? देखिए बिल्कुल, ब्लड प्रेशर जो है वो खुद बज़ाहिर एक बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूसली बढ़ा रहा, हमने इसको मॉनिटर नहीं किया, या हमने इसको फॉर ग्रांटेड लिया, इस पर इतनी ज्यादा तवज्जो ना दी, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्रोक करा सकता है, फालिज करवा सकता है, ठीक है। इसी तरह से हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं जाएगी, हार्ट अटैक हो सकता है। किडनी पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, किडनी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, यानी कि आपका बॉडी का हर ऑर्गन इफेक्ट हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें चांसेस होते हैं वो स्ट्रोक के, यानी कि फालिज के, और हार्ट अटैक के, दिल का दौरा के। ऑलराइट, तो डॉक्टर साहबा, ये ब्लड प्रेशर, इसकी एक टर्मिनोलॉजी अलग है, आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखती हैं। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नंबर और ये डायस्टोलिक क्या है, ये थोड़ा सा इस पर आप बताइए। देखिए बेसिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हमारा दिल जो होता है, ठीक है, वो कनेक्टेड होता है एक बड़ी नाली, यानी कि एक बड़ी आर्टरी, जो कि हमारी पूरे ब्लड को, पूरे हमारी बॉडी को सप्लाई कर रही होती है। तो बेसिकली जिस बीट पे हमारा हार्ट से ब्लड निकलता है और नाली में आता है, उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसके टाइम फिर क्या होता है कि दो बीट के दरमियान जो हम एक उसको कहते हैं वक्फा आता है, उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जिसमें जो हार्ट है वो रिलैक्स कर रहा होता है, यानी कि रीफिल हो रहा होता है। तो वो प्रेशर हम बेसिकली नोट करते हैं। जब देखें फॉर एग्जांपल ये मैं बताऊं कि मैं इस तरह आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, कमरा है और एक कमरे में एक ड्रेनेज पाइप है, अगर वो खुला हुआ है, आपकी रूम की ड्रेनेज इजीली होती रहेगी या घर की ड्रेनेज होती रहेगी। जब कभी वो ड्रेनेज किसी भी वजह से नैरो होती है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, सही, ठीक है। तो यही बेसिकली एक कमरे से निकलने का रास्ते में अगर रुकावट आ रही है तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ करके कहाँ जाएगा? दिल की तरफ जाए। जी अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे अब प्रिवेंशन की तरफ आ जाए, प्रिकॉशंस की तरफ अगर आए, तो मुझे ये बताएं कि सॉल्ट आपने कहा कि डेफिनेटली ऐड ऑन करता है, और ज़्यादा सॉल्ट लेने वालों में ये जो मर्ज है या ये शिकायत है वो बहुत बढ़ जाती है। अब ये बताइएगा कि सोडियम बेस्ड जितने भी सॉल्ट हैं,
इनको अगर अवॉइड किया जाए तो कौन सा सॉल्ट इस्तेमाल किया जाए, तो क्योंकि ज़ाहिर है खाना नमक के बगैर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा खाते हुए। देखिए बिल्कुल हर चीज को एतदाल में यूज करेंगे ना, कोई चीज परेशान नहीं करेगी। हम लोग क्या करते हैं, नमक खाने में डाला और उसके बाद हम ऊपर से उसको छिड़क के भी खाते हैं, ये आदत गलत है। आपने जो है थोड़ा सा बिल्कुल, तो ये चीजें हमने थोड़े से कंट्रोल करनी है। नमक तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आयोडीन मिला नमक, आयोडीन मिला नमक उन लोगों के लिए है जिनके अंदर कोई थायराइड का कोई डेफिशिएंसी हो, ठीक है। आपने कहीं एक्सेस भी नहीं लेना है, सबसे पहले आपको अपना थायराइड का स्टेटस भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सेस अमाउंट में हो, ठीक है। और वैसे तो हम लोग पाकिस्तान ऐसे उस इलाके में रहते हैं जहाँ पे हम लोग के अंदर ज्यादातर लोगों के अंदर आयोडीन की कमी होती है, तो आयोडीन जी। पोटेशियम बेस्ड सॉल्ट भी क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? पोटेशियम बेस्ड सॉल्ट, देखिए जब सॉल्ट होता है ना उसमें सोडियम के साथ साथ पोटेशियम, ये सारी चीजें दूसरे मिनरल्स भी होते ही हैं, सिर्फ अकेला उसमें सोडियम नहीं होता, उसके अंदर एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी के अंदर दूसरे मिनरल्स भी होते हैं, मैग्नीशियम भी है, जिंक भी है, ये सारी चीजें होती हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लाइफस्टाइल की आपने बात की थी शुरू में कि हमारा लाइफस्टाइल इस कदर बदल गया है कि अब हम आसानी से किसी भी बीमारी को कैच कर सकते हैं, तो अगर हमें ये ब्लड प्रेशर की बीमारी से दूर रखना है अपने आप को, तो उसके लिए जो मेन जो प्रिकॉशंस हो सकती हैं वो कोई भी इंसान जो है वो कैसे कर सकता है नॉर्मल रूटीन में? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमने अपनी नींद का ख्याल रखना है, ठीक है। आपने एक अर्ली मॉर्निंग उठना है, सुबह उठें, अच्छा आपने ब्रेकफास्ट किया, आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक जिसमें आपकी सांस फूले, अच्छा वो करें। डॉक्टर साहब, ये भी तासुर है कि जो लोग मोटे होते हैं उनको ज्यादा ये बीमारी हो जाती है। देखिए बिल्कुल, इसलिए इसमें कि मोटे लोग जो रिस्की पे होते हैं, जरूरी नहीं कि हर मोटे बंदे को हाइपरटेंशन हो, लेकिन वो रिस्क पे होता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल अगर एक्सेस होगा तो हमारे ऑर्गन्स के साथ साथ वो हमारी आर्टरीज यानी कि नालियों में भी जमा होगा, वो हिस्सा उसको नैरो करेगा, जब वो नैरो करेगा अगेन रेजिस्टेंस बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर का उसको सामना करना पड़ सकता है। डिप्रेशन की तरफ अगर आए, स्ट्रेस और डिप्रेशन यकीनन पूरी आवाम इस मसले को फेस कर रही है और हमें खुद भी मालूम नहीं होता बाज़ औक़ात कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, और हम उससे नॉर्मल लेने की कोशिश करते हैं कि शायद ये कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, वो हल हो जाएगा, लेकिन वो चेहरों पे कहीं ठहर जाती है। अगर आप तस्वीरें भी देखें, तस्वीर भी देखें आम पब्लिक की, तो उसमें भी हर चेहरे पे हमें स्ट्रेस दिखाई देती है। ऐसा क्यों है और किस तरह अवॉइड किया जाए? देखिए स्ट्रेस तो अगेन वही है कि हमें सबसे पहले तो अपने आप से देखना चाहिए कि स्ट्रेस की वजह क्या है। नींद पूरी नहीं हो रही है या कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, या हम जिस ऑफिस में, स्कूल में अगर बच्चा जा रहा है, ऑफिस में हम आ रहे हैं तो वहाँ का माहौल कैसा है, तो ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ अभी एक्सरसाइज की आप बात कर रही हैं और स्ट्रेस की बात की उमर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की सोसाइटी में, हमारा हर इंसान जहनी मरीज है, एक लाफिंग थेरेपी होती है, उस हवाले से भी आप बताएगा हमारी ऑडियंस को। देखिए लाफिंग थेरेपी बिल्कुल है, इसमें ये है कि आप घर पे देखिए, एक नॉर्मल सी बात है कि हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, अगर हमारी कोई मर्जी की चीज हो जाए या हमें कोई रिलैक्स करने वाला, बात करने वाला, शेयर करने वाला कोई बंदा हो, तो हम थोड़े से काम डाउन हो जाते हैं, थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरह से जिन लोगों के साथ कोई इस तरह का नहीं होता, थेरेपी यानी कि जिनकी डिप्रेशन या स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, तो फिर हम उनको ये थेरेपी रिकमेंड करते हैं, और वाकई इससे लोगों को फायदा होता है कि उनका जो एक लेवल, एक अच्छे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, एक गुड हार्मोन और एक हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहा होता है जो कि हमारी बॉडी को फिर रिलैक्स कर रहा होता है। तो ये उन थेरेपी उन लोगों के लिए है जो वाकई जिनके साथ कोई शेयर करने वाला नहीं है, या अगर शेयर करने वाला है, कुछ बाज लोग होते हैं कि वो अपनी बातें हर किसी से डिस्कस नहीं करते, तो वो थेरेपी की तरफ जाए तो उनको जरूर उससे फायदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये स्मोकिंग का भी कोई अमल दखल है इसमें? बिल्कुल है, स्मोकिंग का अमल समझ लें, स्मोकिंग जो लोग करते हैं एकदम से, देखिए चीजें नहीं होती हैं, ये टाइम लेता है। ऐसा नहीं कि मैंने स्मोकिंग आज स्टार्ट की और मुझे आज ही कोई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। स्लो प्रोसेस है जो कि ये होता है कि एवरी स्मोकर विल गेट द हाइपरटेंशन इन हिज और हर स्टेज। तो आपने शुरू से ही प्रिकॉशन लेनी है कि आपने स्मोकिंग की तरफ जाना ही नहीं है। स्मोकिंग सिर्फ आपके हाइपरटेंशन नहीं, वो आपके फेफड़ों को भी खराब करती है, वो आपके दिल की सेहत को भी खराब करती है, गुर्दों पे भी बुरा असर डालती है। तो स्मोकिंग ओवरऑल ही हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं, वो आपकी आर्टरीज को भी नैरो कर रही होती है, यानी कि जो नालियां जो खून लेके जाती है उनको भी वो सुकड़ देती है। राइट डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा इंफॉर्मेटिव टॉपिक था, ये जरूरी था बात करना, क्योंकि जाहिर है ये बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है पेशेंट्स की जो ब्लड प्रेशर को फेस करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना के शायद इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका, आपके यहाँ आने का। और जिस तरह से अभी डॉक्टर साहबा ये कह रही थी कि स्मोकिंग करने वालों पर इसका ज्यादा असर होता है, तो वैसे आप नहीं ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए जी। और वैसे भी स्मोकिंग जो है वो मुज़र सेहत है, और आप अपना ख्याल एक तरह से बहुत ज्यादा अपनी सेहत का अगर ख्याल रख सकते हैं, आप स्मोकिंग से दूर है।
अच्छा जी, अब कुछ मूड बदला जाए थोड़ा सा। हाँ ना, बिल्कुल बहुत सीरियस बातें हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो और अब हमारे पास क्या है महर? हमारे पास क्या है, वो आपको आवाज आ रही होगी जहाँ पर गिटार प्ले हो रहा हो। बिल्कुल, म्यूजिक सुनते ही ना एक दिल में जो भी कैफियत हो सुकून की तरफ बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप देखें साइंस है, म्यूजिक एक साइंस है। हाँ। प्ले हो रहा है, हमारा मूड खुद ब खुद बदल रहा है। आई एम श्योर कि जब आप सुनेंगे कि आज हमारे स्टूडियोज में कौन है, तो आपका भी मूड बिल्कुल बदल जाएगा। हमारे साथ आज कौन है? मौजूद हैं राइजिंग स्टार, बल्कि इनफैक्ट मैं तो इन्हें कहूंगा कि हमारे स्टार हैं ये, और इनको सुनते ही समातें जो हैं वो रक्स करने लग जाती हैं और बहुत एक अजीब सा एहसास होने लगता है, बहुत खूबसूरत एहसास होने लगता है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अली जी। वेलकम इमरान, आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे? सुबह सुबह कैसा लगा उठना? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वैसे ये आपका गिटार जो है ना, हाँ। इसने हमें अभी वाकई में लग रहा है मॉर्निंग हो गई हमारी। एक्चुअली इसकी फील ही ऐसी है, इंसान जाग जाता है बिल्कुल। बिल्कुल जाग जाता है। तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं, म्यूजिक हो रहा है बस दिन रात music। लगातार म्यूजिक म्यूजिक। अच्छा, तो लिखते विखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, क्या बात है भाई? बिल्कुल, लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ और गा तो रहा हूँ। तो इतना कुछ कैसे कर लेते हैं आप? बस ये म्यूजिक चीज ही ऐसी है कि एक दफा इसमें डूबता रहे बंदा तो बस। अच्छा इमरान, एक बात बताएं। जी। आपने कहा म्यूजिक चीज ही ऐसी है, इसमें डूबता जाता है इंसान, और जैसी बात है ये खुद इंसान को मोटिवेट करती है कि आपने ये काम करना है। अच्छा, यहाँ पे मामूलात ज़िंदगी जो हैं, बाकी भी इंसान, ज़ाहिर है मुझे पता है कि जितना पैशनेट होता है इंसान किसी काम को लेके, तो बाकी काम ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। क्या ऐसी दुश्वारियाँ भी आती हैं कि कोई प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हुई हो, या फिर ज़ाहिर सी बात है शौक को परस्यू करना बहुत मुश्किल काम है? ट्रू। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी कभार ऐसा होता है कि बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स हो जाते हैं हमारे, तो उसके बाद जब आप नॉर्मल लाइफ में आते हो तो वो बुरी लगने लग जाती है। हाँ। वो एक स्टेज का एक वो स्टारडम, या फिर आप उतरते हैं, लोग आपके साथ सेल्फीज ले रहे हैं, क्या बात है, और रात भर आपको टैग कर रहे हैं अपनी स्टोरीज पे, उसके बाद अगले दिन आप फिर वही रूटीन में आ जाते हो, तो ऐसा लगता है कि यार ये कौन सी जिंदगी जी रहा हूँ मैं। अच्छा कैसा लगता है ना, बड़ा ऐसा लगता होगा मैं रातों रात बड़ा कोई स्टार बन गया हूँ, ऐसा फील आती होगी ना? ऐसा ही होता है। अच्छा, तो इमरान मुझे बताएं आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से आपने शुरुआत की अपनी? वेल, आई स्टार्टेड फ्रॉम माय कॉलेज लाइफ, और मिली नगमों की कॉम्पिटिशन्स और इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं परफॉर्म नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे पुश किया कि यार तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, जाके गाना ट्राई करो। तो यार ये दोस्त बड़े अच्छे होते हैं जो धक्का मारते हैं ना, कहते जाओ। अच्छा, नेगेटिव रोल भी दोस्त ही अदा करते हैं, पता है? जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी, ये जरूरी है, क्योंकि दोस्त ही मोटिवेट करते हैं, लेकिन दोस्त कभी कभी डिग्रेड भी कर देते हैं। सही। तो बस वहां से फिर सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। इट वाज ऑल कराची इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन, और लकीली आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। क्या बात है। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। क्या गाया था वहां पे? मैंने वहां ए वतन प्यारे वतन गाया था। अरे वाह। और वहां से बस फिर जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मुझे सिंगिंग कंपटीशन में ले जाया गया, फिर टीवी स्टार्ट हो गया, फिर रेडियो। ए वतन प्यारे वतन हो जाए थोड़ा सा? बिल्कुल हो जाए, इसी से शुरुआत जिक्र निकल ही आया तो बिल्कुल। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, आज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जाँ फिदा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। बहुत खूब, वेरी गुड, वेरी बहुत गुड, खूब जी, जबरदस्त। अभी हम सिर्फ 2 लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, लेकिन आपको जो सुनने वाले हैं ना, और जब आपको लाइव सुनते होंगे तो आई कैन इमेजिन कि क्या होता होगा। वैसे कैसा रहता है जब इतने सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं? बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली फील ऐसा होता है कि आपकी जो मेहनत थी वो वसूल हो गई, और खून बढ़ जाता है। बिल्कुल, खून कितना बढ़ जाता है। हम लोगों की, आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से, हम आर्टिस्ट की जो खुराक है वो क्राउड है। वो तालियां बजाते हैं, वो चेयर अप करते हैं, वो हूट करते हैं, तो एनर्जी ऐसे बढ़ जाती है। गहरी बात ऑफ द डे। बिल्कुल गहरी बात ऑफ द डे। अच्छा इमरान, ये क्राउड की बात की, जैसा महर ने भी पूछा अभी, यकीनन बहुत अच्छा फील होता होगा, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि बहुत एंग्री मॉब हो और उसके सामने एकदम से आगे परफॉर्म करना शुरू कर दिया हो, किसी बात पे पब्लिक गुस्सा हो या परेशान हो, और फिर आपने परफॉर्म किया और एकदम से
खामोशी आ गई, छा गई और फिर उसके बाद माहौल बड़ा प्लेजेंट हो गया? बिल्कुल ऐसा बहुत दफ़ा होता है, क्योंकि अब इन 8-10 सालों में परफॉर्म करते करते अब लेवल वो आ गया है कि अब मैं क्राउड देख के गाने डिसाइड करता हूँ। अच्छा। आई नेवर प्लान कि उस दिन क्या गाना है, अब मैं जाके देखता हूँ लोगों को चाहिए क्या। तो अक्सर ऐसा होता है समझ गए आप। एग्जैक्टली, अब अक्सर ऐसा होता है कि लोग किसी वजह से अनॉयड होते हैं, कभी कोई ट्रैफिक इशू, कभी कोई इशू, तो 1-2 गानों के बाद वो सेट हो जाते हैं। म्यूजिक इज अ थेरेपी। ओह यस, कनेक्ट्स। इट इज। अच्छा इमरान, आप कंपोज भी करते हो, लिखते भी हो, तो अपना कुछ कंपोज किया हुआ हमें सुनाइए ना। व्हाई नॉट। मैंने अपना एक गाना ऑन एयर किया था बैक इन 2016 आई बिलीव, उसका नाम है मेरी माँ। और बहुत अच्छा ट्रैक था। आई रोट इट फॉर माय मॉम, शी पास्ड अवे इन प्रोबब्ली 2006। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। ये गाना उनके लिए लिखा है मैंने, बल्कि तमाम देखने वाली माओं के नाम, तमाम माओं के नाम, बेशक। टी मॉर्निंग के प्लेटफॉर्म से वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, बिन तेरे माये मेरी जिंदगी अधूरी है, कैसे मैं तुझे बताऊं। जन्नत खुदा ने तेरे कदमों में रखी है, कहाँ से वो जन्नत मैं लाऊं। तेरे बिन कैसा ये सफर हो गया, तेरे बिन जीना बेअसर हो गया। तेरा नरमा चल माँ किधर खो गया, तेरा नरमा चल माँ किधर खो गया। मेरी माँ, 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 मेरी माँ। बहुत खूब। और माँ ऐसी हस्ती हैं कि उनके बारे में जितना कहा जाए, जितना उन्हें याद किया जाए, जितना जिक्र किया जाए, मेरे ख्याल से उतना कम है। और ये सीधा जाके दिल पे लगती है बात। वालिदैन ऐसी हस्ती हैं, खुदा सबके वालिदैन सलामत रखें और उनका साया जो है वो उन पर कायम रखें। और यकीनन ये आपका जो कलाम था, ये हम सब माओं को, सब वालिदैन को ख़ास तौर पे, और वालिद का भी जिक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है माँ बाप दोनों ही मिल के जिस तरह परवान चढ़ाते हैं, जिस तरह अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, यकीनन एक बहुत मुश्किल अमल है। और बिल्कुल ये टॉपिक बड़ा मुश्किल है, इस पे आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप इमरान, आपने ना मुझे मेरी अम्मी की याद दिला दी। हाँ बिल्कुल सही बात है। उनकी सारी मेमोरीज एकदम से ना फ्लैशबैक में चल रही हैं। वेल थैंक यू सो मच इसके लिए भी। अच्छा, ये तो आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, माँ सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया में एक ऐसी हस्ती, इसके अलावा आपने और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म किया है, उसके बारे में बताइएगा। और जो आने वाले लोग हैं जो आप जैसा बनना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज हो? प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो अब इन 8-10 सालों में कराची में ऑलमोस्ट एवरीवेयर आई हैव परफॉर्म्ड। और अभी रिसेंटली पोर्टग्राउंड में एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, आई एंजॉयड अ लॉट। इसके अलावा और प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म करते रहता हूँ। आने वाले लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्लीज डू गुड म्यूजिक, लिसन टू गुड म्यूजिक एंड डू गुड म्यूजिक। आप अच्छा सुनेंगे नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। सही। अच्छा इमरान, कोई फनी वाकया हमसे शेयर करें, कुछ अगर ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ हो जो याद रह गया हो, जो मुस्कुराहट, आप गिटार भूल गए हो या गिटार आपको भूल गया हो, या आप गाना भूल गए हो, लिरिक्स भूल गए हो जाता है कभी-कभी। हाँ बिल्कुल, कॉर्ड्स भूल गए हो, नेचुरल है। यस, ऐसा तो बहुत दफा हुआ है। अच्छा, लेकिन ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं कि अब ऐसे मसले होते हैं। प्रॉब्ली शायद 6-8 साल पहले की बात है ये, जब मैंने नया शुरू किया था। तो एक प्रोग्राम था जहाँ पे सख्ती से जो है वो पाबंदी लगाई थी कि हमने पड़ोसी मुल्क के गाने नहीं गाने। और मैंने वही गा दिया था। अच्छा, तो हमें यहाँ पर भी पड़ोसी मुल्क की बात ही नहीं करनी। पड़ोसी मुल्क वैसे ही बड़ा खतरनाक चल रहा है, तो बहुत सारे होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अभी आप लोग कवर सॉन्ग करते हैं? बिल्कुल, कवर किसको करते हैं ज्यादा? कवर्स का बहुत अच्छा एक मार्केट बन गई रिसेंटली। मैं सजाद अली, सजाद अली साहब, बिल्कुल सजाद अली हो जाए थोड़ा सा बगैर इंतजार किए हो जाए। बस बिल्कुल। तो सजाद अली का मैं Which one? आप लोग गेस करें गाना कौन सा? ओके, साहिल पे खड़े हो। साहिल पे, अच्छा राइट, वाह जी, फुल ऑन। हाँ, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना
क्या बात है। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या हम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, सजाद अली के बाद ना, सजाद अली के बाद इन्होंने नाम लिया नुसरत फतेह अली खान साहब। थोड़ा सा अगर हो जाए तो। हाँ, बिल्कुल, बैक टू बैक। सारे नाम एक साथ बता दूं मैं? नहीं, अब आपने बता दिए तो यू हैव टू सिंग। आजा तेनू अखियां। मैं आपको अपना एक फेवरेट गाना सुना। ओके। रोग हिजदा मार मुकावे दुखदा कोई सानावे। क्या बात है। रोग हिजरदा मार मुकावे सुखदा कोई सानावे, दुख लो देने दिल विच डेरे चारे पासे दिसड़ हनेरे, दुनिया बिछड़े नहीं परवाह दिलदार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े। बहुत मुश्किल काम है, जबरदस्त माहौल बन गया काम है। स्टूडियो खान का। साहब के जो गाए हुए गाने हैं या उनके कलाम हैं उनको निभाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। और इमरान, हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत अच्छी तरह उनको निभाया। और यकीनन जो देखने वाले हैं वो भी यही सोच रहे होंगे, यही बात कर रहे होंगे। और ये जो देखने वालों के रिमार्क्स होते हैं ना, डेफिनेटली शायद मेरे ख्याल से ये और मोटिवेट करते हैं, बूस्ट देते हैं, एक एनर्जी देते हैं ताकि आप मजीद अच्छा इमरान, ये जानना जरूरी है कि जो एक सिंगर होता है वो सैड सॉन्ग ज्यादा दिल से गाता है या हैप्पी सॉन्ग? एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। आप जैसा महसूस कर रहे हो वैसा गाते हो। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, जब आप म्यूजिक करते करते एक बहुत टाइम हो जाता है ना आपको, फिर आप एक एक्टर बन जाते हो। यस, अब आपके ऊपर है कि आपने आवाम को कब रुलाना है, कब हंसाना है, ये एक सिंगर के दिल की आवाज है, कब आपने मोहब्बत फील करानी है, ये आपके हाथ में। अच्छा इमरान, ये बात बड़ी खूबसूरत बात है। और ये राइटर के साथ भी मेरा ख्याल ऐसे ही होता है कि अगर आप अपनी शायरी, वो लोग समझते हैं कि जब कोई परेशान को या बड़ी अफसरदा कोई चीज़ लिख दी है तो यकीनन मिजाज भी बहुत अफसरदा होगा या बहुत परेशान होगा। ऐसा होता नहीं है वैसे, क्योंकि अब पता चल जाता है कि कब क्या लिखना है और किस तरह लिखना है। ऐसा ही है। अच्छा, तो इमरान, आप जुनैद जमशेद क्योंकि हम सबके फेवरेट और एक एरा उन्होंने जिया है, एक एरा दिया है म्यूजिक का, आपने कभी उन्हें कवर किया है? बिल्कुल किया है कवर। मैं बहुत डाई हार्ट फैन हूँ, हमेशा से रहा हूँ। तो कुछ सुना दीजिए ना। Why not? Okay, thank you. फरमाइशी प्रोग्राम टी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धूप में खड़ा जल रहा हूँ मैं, साया दो मुझे ये मेरा जुनू, ये मेरी जलन है, मेरी सजा, मेरी ये थकन कह रही है क्या। क्या बात है, क्या बात है। सुनो तो सही, सुनो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा। One more time, हाँ? चलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही। Good one. बहुत खूब इमरान। ये जो लास्ट में आपने जो किया है ना, ये किलिंग, that was killing। इमरान,
थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहे और हम यहाँ से साइन ऑफ करते हैं, लेकिन जाते जाते भी आपसे कुछ अच्छा सा जरूर सुनते हुए जाएंगे ताकि हम वहाँ से साइन ऑफ कर सकें। सही, तो हम जब तक थोड़ा सा साइन ऑफ कर लें, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। आपने टैलेंट न्यूज़ पे ये जो टी मॉर्निंग का हमने सिलसिला शुरू किया, आपने इसको सराहा, पसंद किया, थैंक यू सो मच। और मैं कीप वॉचिंग टैलेंट न्यूज़, हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुबह हो या शाम इस जीवन बगिया में, हो सुबह हो या शाम इस जीवन बगिया में, सारे निशान मिलते हैं, लोग जहां मिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ।